आइए बच्चा पार्टी, अब हम लोग आ चुके हैं किसमें, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज। राइट, आपके पास जो नोट्स हैं उसमें पेज नंबर F.1 भी दिख सकता है या फिर आप 6.1 पे हैं ही। ठीक है, तो हम लोग पेज नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करेंगे। सर, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज नया नहीं है ये बात आपके लिए कि हमारे पास बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा और भी टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट को देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं क्या? टोटल कस्टम ड्यूटीज उसके पार्ट हैं क्या? बेसिक कस्टम ड्यूटीज, उसके अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, उसके अलावा अदर कस्टम ड्यूटीज, अदर कस्टम ड्यूटीज, एंड देन लास्ट में आपके पास क्या है? IGST प्लस GST सेस, पूरा एक कंप्लीट सेट। वेयर हाउसिंग चैप्टर ऑलरेडी आपका हो चुका है। राइट, वेयर हाउसिंग चैप्टर में आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकलिटीज भी देख रखी है आपने कि डॉलर का बिल हो तो उसको रुपी में कैसे कन्वर्ट करना है, और जो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है जिसको हम लोग एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, राइट, जिस पर हमें ड्यूटी पे करनी है, तो उसमें हम लोग एक लेवल में आप देख चुके हैं कि बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे कंप्यूट करते हैं, उस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैसे ऐड करते हैं, एंड देन लास्ट में GST, IGST एंड GST कंपनसेशन सेस कैसे ऐड करते हैं, ये आप देख चुके हैं। एक फॉर्मेट जो होता है बेसिक फॉर्मेट, ये आप जान चुके हैं। एनीवे, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि आपने क्या पढ़ा पहले, हम फुल डिटेल्ड यहाँ पे बात करेंगे, फुल डिटेल्ड। तो सर, जब हम लोग कहते हैं कि आपको इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू एसेसेबल वैल्यू, बेसिकली वो एसेसेबल वैल्यू होती है, और जो हमें कौन देता है? सेक्शन 14। सर, सेक्शन 14 के अंदर कस्टम एक्ट का सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 है, फिर सब सेक्शन 2 है, फिर उसके अलावा वैल्यूएशन रूल्स हैं। उन सब की बात अगले चैप्टर में करेंगे ही करेंगे। ठीक, इसके बाद का जो चैप्टर है वैल्यूएशन को लेके, उसमें हम लोग वो सारी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और पहले मैंने बोला भाई, जो 4 टॉपिक हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउसिंग, टाइप ऑफ ड्यूटीज, वैल्यूएशन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अराउंड आप 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन इसी 4 चैप्टर से अचीव कर लेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो मजा भी आता है पढ़ने में, बनाने में। सर, एसेसेबल वैल्यू, जिस वैल्यू पर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, बेसिकली द वैल्यू एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, आप इसको कह सकते हो जिस वैल्यू पर हमें ड्यूटी देनी है, वैल्यू एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। जब कोई गुड्स इंडिया के बाहर से आता है इंडिया, तो आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, पोर्ट से क्लियरेंस, पोर्ट क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, और या फिर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। वहां पे हम लोग पढ़े कि गुड्स वेयर हाउस में भी जा सकता है, और अगर गुड्स इंपोर्ट होने के बाद वेयर हाउस में जाता है तो आपको ड्यूटी तुरंत नहीं पे करनी, ड्यूटी डेफरमेंट हो जाती है। एक ये भी आप जानते हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि इंपोर्ट को इंटर स्टेट बोला जाता है, इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है, और इसीलिए हम लोग किसकी बात करते हैं इसमें? IGST की। लेकिन इंपोर्ट पे जो IGST का कलेक्शन होगा वो कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के थ्रू होगा, IGST एक्ट के थ्रू नहीं होगा। ये बात आप लोग GST की क्लास से भी जानते हो। GST की क्लास से क्या जानते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर GST, IGST लगेगा, लेकिन उसका कलेक्शन GST एक्ट में नहीं होगा, कस्टम एक्ट में होगा। कस्टम के किस एक्ट में होगा? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सर, हमारे पास एक सेक्शन है 12 जो कहता है आपको अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या जाके पढ़ना पड़ेगा? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के रेट्स। तो ये जो मेन एक्ट है हमारा कस्टम एक्ट 1962, ये हमें रेफर कर देता है किसमें? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। राइट, उसके अलावा हमारे पास फाइनेंस एक्ट है जो कि पहले लगाता था एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। इनकम टैक्स में भी ये हट चुके हैं, इनकम टैक्स में इसकी जगह क्या आ चुका है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
और कस्टम में क्या आ चुका है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। पर्पस वही है, एजुकेशन, हेल्थ। ये जो टैक्स एक्स्ट्रा आ रहा है 10% के नाम पे, इसका पर्पस वही है, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, नाम बदल दिया गया, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस इनकम टैक्स से भी एबॉलिश्ड है और यहां से भी हटा चुके हैं, बहुत पहले हटा चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आपको किससे बनाने हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज से बनाने हैं। बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा हर क्वेश्चन पे 10% का इफेक्ट देना है। इफेक्ट अभी फिर से देख लेंगे, पहले भी बता रखा है कैसे ऐड करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज को। हाँ, एक्सपोर्ट के समय ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंपोर्ट पे लगता है। सर उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 है, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी कंपनसेशन सेस देते हैं इंपोर्ट पे। सर उसके अलावा वी हैव वेराइटी ऑफ कस्टम ड्यूटीज, ऑल आर पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। जब हम कहते हैं कि हमारी इंपोर्ट पर हमें प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे करनी है, सेफगार्ड ड्यूटी पे करनी है, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स यानी सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करनी है, ऑल आर पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी ओनली एंड पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब जैसे इस वाले पार्ट का हमें जीएसटी में क्या मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप गुड्स को, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हो, जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो, इंपोर्ट करते समय इतने सारे टैक्सेस देते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, या फिर सेफगार्ड ड्यूटी, या फिर सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, या फिर जीएसटी। इंपोर्ट करते समय जब ये टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट बोलती है अगर इन्हीं सब गुड्स को अगर आपने एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया या प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर दिया तो आप क्या क्लेम कर सकते हो, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो। चैप्टर हमने ऑलरेडी एक तरह से पढ़ लिया, या आप आगे पढ़ लेना। सर टाइप ऑफ ड्यूटीज जिस चैप्टर में है, इसके पहले मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक रिकॉर्ड कर दिया है, राइट। तो आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, इस चैप्टर के बाद ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी ड्रॉबैक के बाद इस चैप्टर को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चैप्टर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने इसके पहले कर दी है, इसकी, किसकी, ड्यूटी ड्रॉबैक की। सर तो ये जो आप इंपोर्ट के समय कस्टम ड्यूटी पे करते हो, अगर आप इसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो मैन्युफैक्चरिंग करके एज इट इज, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ड्यूटी ड्रॉबैक। जो आप ड्यूटी पे किए हैं उसको गवर्नमेंट रिफंड करने की कोशिश करेगी, या फिर जो जीएसटी आप इसमें पे कर रहे हो कस्टम के अंदर, उसको हम जिन जीएसटी के जब आगे आप सप्लाई करोगे, जीएसटीआईएन नंबर लोगे आप, इंट्रा स्टेट, और अभी तो इंपोर्ट किए हो, इंपोर्ट करने के बाद लोकली आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे या इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, तो वहां आपको इसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। सर इंपोर्ट करते समय आपको जीएसटी पे करना है, एग्री 3739 के अंदर एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। वाई आईजीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक्ट ने खुद कहा हुआ है कि इंपोर्ट्स को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिटेल्ड पढ़ते भी हैं हम लोग इसको। सर हाँ, इसका क्रेडिट कब मिलेगा, जब इंपोर्टर के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, क्रेडिट ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये टैक्सेस क्या हमेशा लगेंगे सर, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेक्शन 618B 9 9A। सर ये सब सेक्शन किसके हैं, तो जब मैं आपको ये वाले बॉक्स में सेक्शन रेफर कर रहा हूं तो ये सारे सेक्शन सीटीए के हैं। टाइप ऑफ ड्यूटीज में, टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज में आपको सेक्शन, यानी एग्जाम में आप ध्यान रखना, आप सेक्शन 12 कोट करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, और आप इधर से सेक्शन 8B एग्जाम में कोट करते हो तो लिखना पड़ेगा सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, ये लिखना होगा आपको। सर एस लगा सकते हैं आप, यहां पे लगा लीजिएगा कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है सर, आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज का कोई सेक्शन नहीं है क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट से डिराइव होता है, फाइनेंस एक्ट से डिराइव होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, या डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़ते हो मार्जिनल रिलीफ,
या आप पढ़ते हो हेल्थ एजुकेशन सेस, इनके सेक्शंस नहीं होते क्योंकि डायरेक्ट फाइनेंस एक्ट से लेके आते हैं हम लोग। बाकी जो एक्ट से लेके आएंगे उसके सेक्शन सब सेक्शन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सर हमारे पास एंटी डंपिंग ड्यूटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं, सेफगार्ड ड्यूटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं, यानी ये दो जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, और जब पूछती है तो 6 मार्क्स तक चली जाती है। जब इंस्टीट्यूट सेफगार्ड ड्यूटी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती है, तो इंस्टीट्यूट 6 मार्क्स तक चली जाती है। ठीक, तो वैसे क्वेश्चन भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट सेफगार्ड ड्यूटी की थ्योरी को भी कवर करेंगे और इसके प्रैक्टिकल को भी कवर करेंगे। और बाकी आप एक बेस आइडिया कि गुड्स को जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद पहली जो वैल्यू होती है वो तो कस्टम की ट्रांजैक्शन वैल्यू एसएसएल वैल्यू होती है। उसके बाद हम लोग उस पर क्या लगाते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर क्या ऐड करते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है 10% ये कस्टम ड्यूटी पे लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। फिर उसके बाद टोटल करते हैं, एक अमाउंट आता है, उस पर आप क्या लगाते हो, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो साइलेंट रहेगा, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन आपको जरूर गाइड करेगा इसके लिए, राइट। अब देखिए इसमें से आपको क्या लिखना है, इसमें से आपको क्या लिखना है देख लीजिए, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा इस चैप्टर में, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली रेफरेंस अभी दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि इस टैक्सेस पे, यहां से लेकर यहां तक जो टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस, इन पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। तो प्रेजेंटेशन, अगर क्वेश्चन में एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी तो कहां लिखना है, सेफगार्ड ड्यूटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो सेफगार्ड ड्यूटी को कहां लिखना है, एसडब्ल्यूएस के पहले या एसडब्ल्यूएस के बाद, ये सारी बातें क्लास में करेंगे। और बात मानिए 2 घंटे का सिलेबस है ये, और एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाएंगे। 2 घंटा आप मेरे साथ रहिए, एग्जाम में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप रेडी हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 छोटे छोटे अमेंडमेंट्स भी हैं, उसको कवर कर लेंगे हम लोग। वीडियो रोकें, इसको लिखें, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए क्या लिखा आप लोगों ने। सर ये तो हो गई एक बेसिक बात। अच्छा, ये सारी बातें जरूरी हैं। एक वैल्यू जिस पर हमें कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, वो वैल्यू कैसे आएगी वो अगला चैप्टर है। एक वैल्यू जो हम लोग लेते हैं बेस, हम लोग एक फर्स्ट लाइन लिखते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, एसएसएल वैल्यू, वो रुपी में लिखते हैं। सर वो रुपी की वैल्यू में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। एक तो डॉलर की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो भी आप जानते हैं कि एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, थोड़ा बहुत आपने सुन लिया है मेरे से। हालांकि इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, ड्यूटी रेट किस दिन का लेंगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं हम लोग। इंपोर्ट प्रोसीड्यूर में आप लोग को पता है कि आप लोग क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री 2 बार फाइल करते हो, एक बार फाइल करते हो होम कंजम्पशन के लिए या फिर वेयर हाउसिंग के लिए। अगर वेयर हाउसिंग के लिए तो एक बार और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है वेयर हाउसिंग से क्लियरेंस के लिए। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि बिल ऑफ एंट्री हम लोग वेसल आने से पहले भी फाइल कर सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद आता है क्या, डेट ऑफ एंट्री एनवर्ड्स या अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट। तो अगर उस सिचुएशन में अगर क्वेश्चन में 2-2 एक्सचेंज रेट दिया हुआ हो और 2-2 रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा हो तो कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे, कौन सा एक्सचेंज रेट लेंगे, थोड़ा बहुत आपने डिस्कस कर लिया वेयर हाउसिंग चैप्टर में। इसमें फिनिशिंग टच दे देंगे और इन सब कॉन्सेप्ट का अगले चैप्टर में भी यूज है। अभी काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डोंट वरी। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 12, ध्यान रखना हम जब गवर्नमेंट को पे करते हैं तो दैट इज अ टोटल कस्टम ड्यूटी एंड उसके अंदर काफी सारी कस्टम ड्यूटीज हैं। उसमें से एक ड्यूटी है, कौन सी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। एज पर सेक्शन 12 of the Customs Act, basic custom duty can be levied on the value of the goods। ये वैल्यू हमें कौन देता है, सेक्शन 14 देता है,
राइट, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2 ऑफ द कस्टम ट्रेड इफेक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी टू बी अप्लाइड ऑन द वैल्यू। हालांकि सेक्शन 12 भी हमें बोलता है, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 12 शुरू की ही 3-4 क्लास में। सेक्शन 12 बोलता है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी है और जिस रेट पर देनी है उस रेट के लिए कहां जाएं, कस्टम टैरिफ एक्ट में। बेसिकली जो सेक्शन 2 है कस्टम टैरिफ एक्ट का, वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल के थ्रू हमें इंपोर्ट के रेट्स देता है और एक्सपोर्ट्स के रेट देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है। पहले भी बता रखा है शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में कि आपके कस्टम टैरिफ एक्ट के सेक्शन 2 में 2 शेड्यूल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल हमें इंपोर्ट टैरिफ रेट्स देता है और सेकंड शेड्यूल हमें एक्सपोर्ट टैरिफ रेट देता है। द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी इज स्पेसिफाइड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट रीड विद द रेलेवेंट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करती रहती है रेट्स के एज वेल एज एग्जम्पशंस के, उसके साथ पढ़ना है। जनरली क्वेश्चन साइलेंट हो तो 10% पे सॉल्व कर दीजिएगा। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी 10% पे लेना है, ये चेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन साइलेंट रहे तो 10% पे सॉल्व करना है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑलवेज 10% पे रहेगा, ठीक। हालांकि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसी किसी केस में 3% भी है और किसी किसी केस में निल भी है, ठीक, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना है। सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज कुछ आइटम पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके निल भी कर रखा है और कुछ आइटम पे रिड्यूस करके 3% भी कर रखा है सोशल वेलफेयर सरचार्ज को। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे निल है, 3% है, तो घबराना मत, जो क्वेश्चन में दिया रहे उसी पे बना देना। अदरवाइज नॉर्मल रेट जो है जनरली सोशल वेलफेयर सरचार्ज का क्या है, 10%। सर assessable value of the for computing basic custom duty is the transaction value। अभी मैंने ऊपर वर्ड लिखा था, एक वर्ड लिखा था assessable value, दूसरा वर्ड लिखा था ट्रांजैक्शन वैल्यू, और सर एक तीसरा वर्ड यहां आ गया टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट को लगता है कि आप वैल्यूएशन सही नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारे वैल्यूज काम नहीं करेंगे, हम जो वैल्यू नोटिफाई करेंगे उसको लेना होगा। टैरिफ वैल्यू जब नोटिफाई होगी तो इनवॉइस वैल्यू काम नहीं करेगी। आपने कोई आइटम 5 लाख रुपए का इंपोर्ट किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ वैल्यू दे रखी है सबसेक्शन 2 में, मान लो 3.5 लाख, तो वही लेना होगा। 6 लाख वही लेना होगा। सर 14(2) के बाद जाते हैं 14(1) पे। सर सबसेक्शन 2 तो बाद में आता है, सबसेक्शन 1 पहले आता है, प्रायोरिटी किसको देंगे? तो अभी हम लोग आगे वैल्यूएशन चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहां भी यही लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रोडक्ट पे जिस गुड्स का आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैरिफ वैल्यू अगर गवर्नमेंट ने दे रखा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप टैरिफ वैल्यू को देंगे। टैरिफ वैल्यू इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। बोर्ड इसको नोटिफाई करती है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे इसके बारे में। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 टैरिफ वैल्यू किस सिचुएशन में आती है, कौन इसके लिए नोटिफिकेशन इशू करता है, वो सब पढ़ लेंगे आगे। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे रखी है, टैरिफ वैल्यू 10 लाख और ट्रांजैक्शन वैल्यू 9 लाख या 11 लाख। तो आप टैरिफ वैल्यू पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। जनरली बेसिक कस्टम ड्यूटी इज लेविड एट स्टैंडर्ड रेट। ये भी हम लोग शुरू में पढ़ रखे हैं कि 2 तरह के रेट होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल रेट। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल रेट दे रखा हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस। सर अगर क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट पे हमें स्टैंडर्ड रेट भी दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट, और प्रेफरेंशियल रेट दे रखा है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंशियल रेट को, और फिर बनाएंगे स्टैंडर्ड रेट पे। और क्वेश्चन साइलेंट है तो 10% पे बनाना ही। सर ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो हमारे पास जिस वैल्यू पर हम कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं, एसेसेबल वैल्यू, वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हो सकती है और वो आपकी टैरिफ वैल्यू भी हो सकती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस इनवॉइस वैल्यू, ठीक। लेकिन उसमें अब एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं वैल्यूएशन रूल्स के कारण, जो हम आगे पढ़ेंगे। मान लो आप रिलेटेड पार्टी से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूसिव सेंस में दे रखी है, तो उसको हम कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है, 2 से 3 घंटे उस चैप्टर में भी लगेंगे, ठीक। इसके बाद का जो चैप्टर है वैल्यूएशन का,
उसमें एक दो पैटर्न नए क्वेश्चंस के भी, उसको भी देखेंगे हम लोग। चलो सर, इतनी बात तो हो गई। शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल से इंपोर्ट के रेट निकलते हैं, सेकंड शेड्यूल से एक्सपोर्ट के रेट निकलते हैं। रेट में दो रेट होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल दिया होगा तो पहले प्रेफरेंशियल से बनाना, स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देना है। सिर्फ स्टैंडर्ड दिया हो तो स्टैंडर्ड सही। सर रेट ही नहीं दिया था, 10% पे सॉल्व करना है, ठीक। उसके अलावा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू और टैरिफ वैल्यू, तो टैरिफ वैल्यू से सॉल्व करेंगे अगर दोनों वैल्यू दे रखी है तो। बहुत आसान। सर ये 2-3 मार्क्स के लिए पूछता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, कि प्रेफरेंशियल रेट, कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, पहले भी पढ़ा चुका हूं, शुरू की 5-6 क्लास जो बेस बन रहा था आपका। स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय द इंपोर्टर। अगर प्रेफरेंशियल रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है तो वो इंपोर्टर अपनी तरफ से ही तो क्लेम करेगा, गवर्नमेंट थोड़ी ना वो रेट देगी। तुम जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो उसमें प्रेफरेंशियल रेट के बेस पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करना। इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम द प्रेफरेंशियल एरिया। सर गवर्नमेंट जब प्रेफरेंशियल रेट नोटिफाई करती है ना तो उसमें कंट्री के नाम लिखती है नोटिफिकेशन में, कि अगर गुड्स जो इंपोर्ट हो रहा है उस कंट्री से ओरिजिनेटेड है, उसी कंट्री से बन के आ रहा है। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ कोई समझौता करती है बायलैटरल। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके ये बोलती है कि मलेशिया से अगर ये आइटम आया तो 5% ड्यूटी। अच्छा वही आइटम चाइना से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है तो 10%। लेकिन गवर्नमेंट ने मलेशिया के साथ एक ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप किया और बोला कि अगर मलेशिया से ये आइटम आ रहा है तो 5%। अब अगर फ्यूचर में कोई इंपोर्टर मलेशिया से बनी हुई चीज को इंपोर्ट करता, ध्यान रखना वो उसी एरिया से आ रहा हो जिस एरिया का हमने नोटिफिकेशन दिया हो, तभी आपको प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा। सर उसी एरिया से आ भी रहा हो और उस एरिया में बना हो, पता चला आप रेट की चोरी करने के लिए चाइना से मलेशिया ले गए और मलेशिया से इंडिया ले आए, बहुत होता है कस्टम ड्यूटी की भी चोरी। अच्छा सर जो बच्चे डीटी पढ़ते हैं मेरे से, वो सब चीजें हमने DTAA में पढ़ी हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ये सब चीज ट्रीटी शॉपिंग, टैक्स की चोरी करना 2-3 कंट्री को इन्वॉल्व करके, वैसे ही कस्टम में भी होता है, वैसे ही कस्टम में भी होता है। और सर डीटी में मैंने आपको बहुत बार बोला है, सर अगर आप परचेज कॉस्ट को, इनफैक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या बोला है मैंने आपको, ध्यान से सुन लो। परचेज प्राइस, अगर मैं परचेज प्राइस को बढ़ाता हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बहुत देखिए कैसे चोरी होती है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मैं कर रहा हूं और मैं जानबूझकर अपनी इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ा के दिखाऊं कि नहीं 5 लाख का माल नहीं है, ये 7 लाख का माल है। अगर मैं परचेज प्राइस को बढ़ा के दिखाता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा टैक्स जो ड्यूटी लगती है वो कितनी लगती है, 10% एवरेज, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह को छोड़ दो तो एक 10% एवरेज आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है कस्टम की। लेकिन आप टैक्स इवेजन कितना करते हो, डीटी में 30% का करते हो। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे चोरी चलती है। आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, 5 लाख रुपए का गुड्स होता है, उसको आप दिखाते हो 15 लाख का गुड्स है, 20 लाख का गुड्स है। आप जानबूझकर इंपोर्ट प्राइस को इन्फ्लेट करते हो। ऐसा करने से इंडिया का परचेज कॉस्ट ज्यादा होता है, परचेज कॉस्ट ज्यादा होने से इनकम कम होगी और इनकम टैक्स कम होगा तो 30% टैक्स बचता है। और अगर तुम परचेज प्राइस को ज्यादा दिखाते हो तो तुम्हें कस्टम ड्यूटी आज की क्लास में एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 10% ही देना पड़ेगा। तो ये तालमेल, जो इंपोर्टर होते हैं ना बिजनेसमैन, वो इस तरीके से सोचते हैं और गवर्नमेंट इसको पकड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 टैक्स है, एक डीटी और दूसरा आईडीटी। और आपको बता दूं अगले 5 साल में गवर्नमेंट इसको मर्ज करने वाली है। जैसे ये आईडीटी, जो आईडीटी में आपका देखा आपने क्या रिफॉर्म्स आया कि है ना, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी हट के क्या आया, जीएसटी। अब आईडीटी में 2 टैक्स हैं, जीएसटी एंड कस्टम। और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट से गाइड होता है, जिसके लिए हम फ्यूचर में सुन रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, राइट। फ्यूचर में, आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, एक बार गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आ जाए। अभी गवर्नमेंट थोड़ी सी अनस्टेबल है, ठीक है। मे बी शायद कि ना एक एरिया में ये लोग फोकस कर रहे हैं, एक रिलीजन को लेके फोकस कर रहे हैं, और या फिर समझिए कि चाइना पाकिस्तान को
इंटरनली बात करें तो एक रिलीजन को लेके फोकस कर रहे हैं, बॉर्डर पे बात करें तो ये लोग हर चीज पर चाइना और पाकिस्तान को फोकस कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी ऊपर से है ना आपका कोविड का केस जो पिछले साल भर से चल रहा है। सर ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है एक, और दूसरा जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं ये अभी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, प्लस जीएसटी की मार पहले से चल रही है, और उसके पहले आपका इन्होंने रूपी करेंसी की मार बहुत गलत हो रखा है 3-4 साल से, राइट। इकोनॉमी की बात करें, हम रिलीजन की बात ना करें, बॉर्डर की बात ना करें, हम चाइना पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, तो फिर ये जो कोविड के कारण इकोनॉमिक स्लोडाउन है, उसके पहले जीएसटी के कारण जो इकोनॉमी स्लोडाउन आई, और उसके पहले जो आपने रुपी को चेंज किया, करेंसी को चेंज किया, उसके कारण आपका जो स्लोडाउन आया। क्योंकि जब जब आप ब्लैक मनी को हिट करेंगे इकोनॉमी स्लोडाउन में जाएगी, बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर पाएगा। और ये सारे तरीके ब्लैक मनी को ही सर्कुलेशन से रोकने के लिए थे, चाहे आपने बैंक्स पेमेंट्स को कंपलसरी कर दिया हो, या फिर आपने करेंसी चेंज कर दी हो, या जीएसटी इंप्लीमेंटेशन किया हो, एक से एक तरीके सारे बिजनेसमैन को कमर को तोड़ना है। तो अभी तो फिलहाल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, लेकिन हाँ अगले 5 साल 10 साल में जो भी गवर्नमेंट रहेगी और जिसको भी स्टेबिलिटी मिलेगी, वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देगी, मर्ज। जब तक ये डिपार्टमेंट मर्ज नहीं होगा, बोर्ड मर्ज नहीं होगा, इनका डेटाबेस मर्ज नहीं होगा, इनके काम करने के जो तरीके हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अगर मर्ज नहीं होंगे, तब तक ये वाली चोरी नहीं रुक पाएगी। सर जो वैट सीएसटी, पहले स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग थे सर, स्टेट टैक्सेस और सेंट्रल टैक्सेस के बीच में कोई तालमेल नहीं था। एक मैन्युफैक्चरर पहले एक्साइज ड्यूटी दे रहा था और उसके बाद वो वैट दे रहा था, बना हुआ माल का वो चोरी कर ले रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। सर मैंने अपनी फैक्ट्री में माल बनाया, एक्साइज ड्यूटी दी, वहां 1 नंबर काम किया, लेकिन जब उसको बेचने की बात आई तो मैंने टैक्स की चोरी कर ली, वैट में मैंने कम माल दिखाया। अच्छा जितना बनाया उस पर एक्साइज ड्यूटी दे दी, लेकिन जितना बना के बेचा उस पर वैट नहीं दिया, चोरी कर ली। और इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में पहले तालमेल नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे उसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती थी। दोनों का डिपार्टमेंट अलग, दोनों का डेटाबेस अलग, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग, तालमेल नहीं होता था। मैन्युफैक्चरर यहाँ टैक्स की चोरी करते थे। ये चीज दूर हो गई जीएसटी में। जीएसटी में अब सारा एक ही डिपार्टमेंट हो गया, एक ही पोर्टल हो गया, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। एक मैन्युफैक्चरर जो माल बना रहा है और बेच रहा है, उसको वो एक ही नंबर पे सारा डिक्लेरेशन दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है। तो वहां दिक्कत आई मैन्युफैक्चरर को, उनकी चोरी करने के स्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस उनको लाने पड़े। तो सर देखो, स्टेट टैक्स यानी वैट का रजिस्ट्रेशन पहले स्टेट लेवल पे होता था और एक्साइज और सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन पहले सेंट्रल लेवल पे होता था। डेटा अलग अलग थे। किसको पता था कि ये सारा डेटा मर्ज हो जाएगा? तो मर्ज हो गया, एक डिपार्टमेंट आ गया, एक पोर्टल आ गया, एक टैक्स आ गया जीएसटी। और अब आप मैन्युफैक्चरर हो, उसके बाद आप इसको इंट्रा स्टेट बेचो या इंटर स्टेट बेचो, सबकी रिपोर्टिंग एक ही जगह करनी पड़ती है। डिपार्टमेंट को अब आसानी है टैक्स इवेजन को पकड़ने में। अभी भी लेकिन ये वाला इवेजन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं एक इंपोर्ट, किसी से भी आप बात कर लीजिएगा, मैं इंपोर्ट को एक्स्ट्रा दिखा दूं, मतलब 5 लाख की इंपोर्ट की जगह 15 लाख दिखा दूं, हालांकि फेमा डंडा करेगा। और सर फेमा ना सीधा 300% की पेनल्टी और 7-8 साल 10 साल की सजा सुनाता है फेमा कंपाउंडिंग में। सर आप कोई परचेज है 5 लाख का, उसको 15 लाख दिखाओगे तो क्या होगा? कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा लगेगा और इनकम टैक्स बचेगा। यहां तो आपको फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट को जो डॉलर का नुकसान हो रहा है, वहां तुम्हारा अगर फेमा में केस लग गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, क्योंकि तुमने 5 लाख की परचेज को 15 लाख दिखा के डॉलर का नुकसान दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। और फेमा ना इनकम टैक्स जैसा नहीं है कि सालों साल तक डिस्प्यूट चलता है, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट लेती है, 300% तक का पेनल्टी मारती है, 10-10 साल तक की जेल की सजा होती है। फेमा वाले नहीं सोचते कि आप कौन है और आपके रिलेटिव्स कौन है और लोकल कितनी जान पहचान है, ठीक है। फेमा वाले अलग ही स्टाइल में काम करते हैं, सेटिंग्स भी बहुत रेयर लेवल पे होती है उसमें, लेकिन हाँ लोग फिर भी चोरी तो करते ही हैं, लोग फिर भी टैक्स की तो चोरी करते ही हैं। तो थोड़ा सा ये मैं बताया सर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंशियल रेट वाली बात होती है, ये जो प्रेफरेंशियल रेट वाली बात होती है, ये हम देंगे प्रेफरेंशियल रेट, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होंगे जो आपको सेटिस्फाई करने पड़ेंगे।
सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज से पहले एजुकेशन सेस लगता था 2%, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता था अगले पेज पे 1%, वो अब बंद हो चुका है। तो ये सब बातें हमें अब जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसको ध्यान भी नहीं देना है, ये बस बता दिया कि हट चुका है। अगले पेज पे चलते हैं। ऐसे ही सेकेंडरी हायर एजुकेशन से हट चुका है। अच्छा, बेसिकली जिस जगह पर एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस हम लोग ऐड करते थे क्वेश्चन बनाते समय, एग्जैक्ट उसी जगह पर क्या आया है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। आपको कोई भी क्वेश्चन अब जो एग्जाम में है वो पुराने वाले टैक्सेस से कोई लेना देना आपका नहीं है। आपको जो भी लेना देना है किससे है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि बहुत पहले ही आ चुका है। कब से, 2018 से। ठीक सर, आपके पास कस्टम की 4th एडिशन बुक या 5th एडिशन बुक होगी, ये ध्यान रखिए। 4th एडिशन या 5th एडिशन बुक होगी। अगर आपके पास 3rd एडिशन बुक है जिससे आप पढ़ रहे हो, सर हमें आपकी वीडियो मिली है लेकिन हमने आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपने हमें चूंकि देखो मेरे ई बुक के ऑफर चलते हैं और पुराने बच्चों के लिए कभी कभी हम लोग 1 रुपए की भी क्लास लॉन्च कर देते हैं। 1 रुपए की क्लास, जैसे हम लोगों ने 1 रुपए की क्लास वॉल्यूम 4 की दी डीटी में फाइनल में, सर डायरेक्ट टैक्स में फाइनल में। अच्छा, यहां पर जो मैं बता रहा था, ये वाली बात फाइनल की बात है, बेसिकली इंटर की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, डायरेक्ट टैक्स में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, मैं इमोशनल हो गया टॉपिक में और रेफरेंस दे दिया। आप बोलेंगे सर हम डीटी तो पढ़ते ही नहीं है आपसे और हम जानते भी नहीं है इसके बारे में क्या है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है डायरेक्ट टैक्स के अंदर फाइनल लेवल पे। ठीक, जिसमें बात होती है कि आप 2-3 कंट्री को इन्वॉल्व करके टैक्स की चोरी कर सकते हो, ऐसे समझो, इतना काफी है। ठीक, अच्छा यहां छोड़ दो डायरेक्ट टैक्स को, तो हम यहां पर तो टैक्स की चोरी को देख ही सकते हैं। हमने प्रेफरेंशियल एरिया बताया मलेशिया, लेकिन आपने क्या किया, जापान से पहले मलेशिया गुड्स लेके आए और मलेशिया से कहां लेके आए, इंडिया गुड्स लेके आए। ठीक, तो आप प्रेफरेंशियल रेट का एक मिसयूज कर रहे हैं। ये अगर प्रेफरेंशियल रेट मैंने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन करके दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो गुड्स मलेशिया में ही बनना चाहिए, मलेशिया से ही इंडिया आना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा। ठीक है, सर तो अगर आप पुराने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे ऑफर में आ रखे हैं और है ना ई बुक वाले ऑफर में आ रखे हैं, आपके पास 3rd एडिशन बुक अगर है कस्टम की तो उसको फेंक दीजिएगा, स्क्रैप कर दीजिएगा। आपको 4th या 5th एडिशन, सर 4th और 5th एडिशन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, 2 या 3 पेज के कहीं कहीं चेंजेस हैं। 4th एडिशन 2020 में एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है और 5th एडिशन 2021 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। ऑलमोस्ट इसकी वीडियो कॉमन है क्योंकि कोई चेंजेस है ही नहीं। जो हम लोग क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें 4th एडिशन 5th एडिशन की जो क्लास है वो ऑलमोस्ट कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस रहते हैं तो हम लोग उसको चैप्टर वाइज लास्ट में ऐड कर देते हैं, बुक में भी और क्लास के अंदर भी। ठीक सर, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से 2020 के एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड है और एग्जाम 2021 में दे रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको यही क्लास काम आएगी, यही नोट्स यही बुक्स काम आएगी। खाली एक बार आपको मार्च में हमसे कांटेक्ट करना होगा, ऐसे समझिए। जिन बच्चों का एग्जाम 2020 में था वो किसी कारण से 2020 में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, से जून 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको हमसे मार्च 2021 में कांटेक्ट करना पड़ेगा। सर कस्टम की जो 2-3 पेज की अमेंडमेंट है वो बता दो, बस इतना ही करना है आपको। ठीक, और या फिर आपको 5th एडिशन की पीडीएफ से
कंपेयर करके जो रेड लाइंस और रेड पैराग्राफ्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे अमेंडमेंट्स के लिए चैप्टर वाइज। आपको पता चलता जाएगा जैसे पीडीएफ को चैप्टर वाइज देखेंगे तो। सर आइए सोशल वेलफेयर सरचार्ज की बात करें। सोशल वेलफेयर सरचार्ज की बात करें, क्या है सर? सर, इट इज अ लेवी इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स with effect from 2nd Feb 2018 in place of education cess or secondary higher education cess. Sir, it is for the purpose of union, यानी ये कलेक्शन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। It is levied on a goods specified in the first schedule to the custom tariff act, being the goods imported into India to fulfill the commitment of government to provide and finance education, health and social security। इसलिए मैंने क्या कहा, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट पे नहीं लगता है। उसके अलावा ये बात थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी। क्या? द सोशल वेलफेयर सरचार्ज shall be calculated at the rate of 10% of the aggregate of duties, taxes, सेस, लेकिन इसके अंदर जीएसटी नहीं रहेगा। ऑब्वियसली सर ये लास्ट में होता है तो कैसे आएगा? सर जीएसटी लेवी करने से पहले हमें ऐड करना पड़ता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो आने से रहा। और इसीलिए सर इस लाइन के चलते ही हम लोग प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, पहले सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करते हैं, बाद में आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस। क्या ध्यान रखना, ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये ड्यूटीज, टैक्सेस, सेस पे लगेगा, कस्टम वाले पे, लेकिन आईजीएसटी एंड आईजीएसटी सेस पे नहीं लगेगा। विच आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12 ओनली एंड इन द सेम मैनर एज अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम बट नॉट इंक्लूडिंग। सर इन सब पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा। सर जो हम ड्यूटीज पे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा 10% किस पे लगाएंगे? ड्यूटी पे। और ड्यूटी में क्या आएगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी आएगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी आ सकता है, लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अब तो 8C वाली हम पढ़ते ही नहीं है, 8C एबॉलिश हो चुका है, ठीक। 8B वाली, 9 वाली, 9A वाली, और या फिर सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ऑब्वियसली सोशल वेलफेयर सरचार्ज अगर किसी ड्यूटी पे निकाल रहे हैं तो उस ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैसे हो सकता है? सर फिर लिखा क्यों है? एक्चुअली पिछले पेज पे देखो तो हमने क्या बोला, कस्टम ड्यूटीज के ही सब भाई बंधु हैं। व्हेन वी से कि यू हैव पेड कस्टम ड्यूटी मींस आप उन्हें कस्टम ड्यूटी के अंदर क्या क्या पे किया? बेसिक कस्टम ड्यूटी, जीएसटी सेस, आईजीएसटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड वेरियस काइंड ऑफ ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सब्सिडाइज्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऑल आर पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी। सर ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग रहा है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग रहा है, राइट, ये लग रहा है 10% ऑन ड्यूटी। तो इस ड्यूटी के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? तो बेसिकली इतना पढ़ने के बाद यही पता चला है कि इस ड्यूटी के अंदर बेसिकली क्या आएगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी ही आएगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी आता है, लेकिन प्रोटेक्टिव ड्यूटी पर थ्योरी क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता। सर इसलिए मैं उसको लिखूंगा नहीं, अननेसेसरी आप कंफ्यूज करेंगे। सर सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो हम ऐड करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद ही ऐड कर देते हैं, और ये बेसिक कस्टम ड्यूटी पे अप्लाई होता है, और इसीलिए ये जितनी बातें हैं डी में लिखी है वो सब सही है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ड्यूटी टैक्स सेस पे लगेगा, लेकिन उसके अंदर आईजीएसटी और जीएसटी सेस नहीं होगा। लेवी एंड कलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, एंड द सेम मैनर जैसे हम लोग अदर ड्यूटीज पे कलेक्ट करते हैं, अदर ड्यूटीज को कलेक्ट करते हैं, बट नॉट इंक्लूडिंग। ये बट नॉट इंक्लूडिंग जो वर्ड है ना, ये इस ड्यूटी के अंदर नहीं आएगा। सर ये एग्रीगेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज। हम एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज पे 10% लगाएंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, लेकिन उस ड्यूटी के अंदर क्या नहीं आएगा? सेफगार्ड ड्यूटी नहीं आएगा, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल नहीं आएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं आएगा, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज खुद भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली ये तो आएगा ही नहीं। सर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो बार बार मैं क्लास में भी बोल रहा हूँ ना, सीवीडी सीवीडी सीवीडी। सीवीडी इज नथिंग बट एडिशनल कस्टम ड्यूटी। आप सीवीडी क्या है? नथिंग बट इट इज एन एडिशनल कस्टम ड्यूटी। हम किसी सेक्शन
और किसी नाम के कारण ये ड्यूटी लेते हैं, किससे? इंपोर्टर से। Assessable value for social welfare surcharge shall therefore be same as that of EC। मैंने क्या कहा? ये EC and SHEC की जगह आया है। कौन? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक, तो ये ठीक उसी की जगह वैसा ही लगता है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स शैल बी इन एडिशन टू द एनी अदर ड्यूटीज, देना ही एक्स्ट्रा में। सर, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस 2018 में इशू कर रखे हैं, जहां पर कुछ आइटम्स पर गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज को फुल्ली एग्जम्प्ट कर रखा है और पार्टली कर रखा है एग्जम्प्ट, जहां पर इफेक्टिव रेट कितना आ जाता है इसका? 3%। मैंने क्या कहा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज का रेट है नॉर्मली 10%। ऑन फ्यू आइटम्स, नोटिफाइड कह सकते हो आप, फ्यू नोटिफाइड आइटम्स, इसका रेट निल है और 3% भी है। सर, ऑलवेज ऑन ऑल गुड्स, अगर एग्जाम का क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज हमेशा ऑलवेज सभी गुड्स पे 10% लगता है, नहीं, कुछ आइटम पर इसे पार्शियली और फुल्ली एग्जम्प्ट भी कर रखा है, इफेक्टिवली निल और 3% पे कर रखा है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज आईजीएसटी पे लगता है, रॉन्ग। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जी के अंदर जब लगाते हैं ड्यूटी पर, तो ड्यूटी इंक्लूड सेस। कौन सा सेस? जीएसटी कंपनसेशन सेस, नहीं, गलत है। कस्टम ड्यूटी पर जब हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाते हैं तो उसके अंदर सेफगार्ड ड्यूटी भी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी है, गलत गलत। सर, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज पे लगता है, लेकिन उस ड्यूटी के अंदर आईजीएसटी नहीं होना चाहिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं होना चाहिए, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, सीवीडी और सब्सिडाइज आर्टिकल नहीं होना चाहिए। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर बचा क्या? बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता नहीं, तो बचा क्या? बेसिक कस्टम ड्यूटी। सर, वही तो आप वेयरहाउसिंग चैप्टर में भी कर चुके हो, वेयरहाउसिंग चैप्टर में कर चुके हो, पढ़ चुके हो मेरे से। इतना डिस्कशन काफी है। यहां पे देख लीजिए, यहां पर वीडियो को रोक के क्या लिखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन, यहां पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चन खूब सारे बन सकते हैं। सोशल वेलफेयर सरचार्ज का पर्पस क्या है? टू फाइनेंस एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। जो सर इनकम टैक्स में है हेल्थ एंड एजुकेशन से, वहां सोशल सिक्योरिटी वर्ड नहीं है और यहां सोशल सिक्योरिटी वर्ड है। एमसीक्यू ध्यान रखिएगा। फाइनेंस एक्ट 2018 से आया, कौन? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम 2021 में है अगर, तो लेटेस्ट बुक 5th एडिशन है। अगर आपके पास 4th एडिशन बुक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। 4th एडिशन बुक इज सफिशिएंट। खाली आपको थोड़ा सा, अगर 4th एडिशन बुक है तो मेरे से अमेंडमेंट कलेक्ट करना होगा मार्च महीने में, मार्च 2021 में, टीम से। मेरे से मतलब टीम से, टीम के टच में आना पड़ेगा। क्या तो टीम आपको 5th एडिशन बुक दे देगी और या फिर आपको अमेंडमेंट के नोट्स दे देगी, दोनों में से कोई एक चीज वो देगी आपको। और 5th एडिशन की बुक दे देती है पीडीएफ, तो उसमें कलर चेंज है जहां जहां हमने अमेंड किया। 2 पेज से ज्यादा चेंजेस नहीं है कस्टम में फॉर 2021 एग्जाम्स। आइए इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। बोला सर इतना सारा है, थोड़ा सा कहाँ है? नहीं, बाकी पॉइंट ऑफ इरेलीवेंट हो चुकी है। सर, चूंकि आईजीएसटी बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए ये बातें अब रेलेवेंट नहीं हुई हैं, नहीं है, रेलेवेंट नहीं है ये बातें किसके लिए दी हुई हैं? 1 जुलाई 2017 के लिए, और हम आ चुके हैं 2020 और 2021 में। तो जब शुरू में आया था जीएसटी, तो इसने कुछ टैक्सेस को हटाए थे कस्टम के अंदर। पहले लगता था काउंटर वेलिंग ड्यूटी 3(1) और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम
स्पेशल सीवीडी भी बोलते थे इसको हम लोग, स्पेशल सीवीडी। ये होती थी 3-5 वाली, ये वैट के इक्विवेलेंट लगती थी और ये एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगती थी। जीएसटी आने से एक्साइज ड्यूटी भी हट गया, वैट भी हट गया। सर पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी और वैट लगता था। एक्साइज ड्यूटी के कारण कस्टम में क्या लगता था, सीवीडी 3(1) सेक्शन 3(1) कस्टम टैरिफ एक्ट का। वैट की जगह पर पहले क्या लगता था, स्पेशल सीवीडी 3(5). तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया किससे, अब इसकी जगह क्या लगता है, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। सर ऑब्वियसली आप जानते हो जीएसटी आने से क्या हटा, एक्साइज ड्यूटी, क्या हटा, वैट। तो एक्साइज ड्यूटी और वैट के इक्विवेलेंट टैक्सेस लगते थे कस्टम के अंदर। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ये लगते थे पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटीज, पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटीज। तो जब ये बेस हट गया एक्साइज ड्यूटी और वैट का, तो ऑब्वियस सी बात है 3(1) 3(5) भी हटेगा। उसकी जगह क्या आ गया, 3(7) आईजीएसटी और 3(9) जीएसटी सेस। यही कहानी है, यही इसकी हिस्ट्री है। हम लोग का मेन फोकस अब किस पे है, 3(7) 3(9). ये रहा 3(7). सर ये 3(7) किसका है, ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। आईजीएसटी एक्ट में ना चले जाना, आईजीएसटी एक्ट का नहीं है और नहीं मेन एक्ट कस्टम एक्ट का है। ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 का। लिखिए यहां पर जो बातें लिखी हैं, वीडियो रोकिए और अगले पेज तक इसकी रीडिंग कंप्लीट कीजिए, अगले पेज तक इसकी रीडिंग कंप्लीट कीजिए। ध्यान रखिएगा ऑफिस में अगर आपको टीम से टच में रहना है तो लैंडलाइन नंबर ना ट्राई किया कीजिए, सिर्फ ये वाला नंबर ट्राई कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज डालिए, व्हाट्सएप मैसेज, और वहीं पे रिमाइंडर दीजिए। 6 घंटे के गैप पे, 1 दिन के गैप पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल से अच्छा रेस्पॉन्स व्हाट्सएप पे मिलता है इस नंबर पे, और 1 दिन का कम से कम वेट कीजिए। अर्जेंट है मैटर तो 3-4 घंटे की गैप पे फिर से रिमाइंडर डाल दीजिए और या कॉल कर लीजिए, ठीक। 1 दिन का वेट कीजिए, 1 से 2 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद मेरे पास आ जाइए। 1 मिनट का वेट नहीं करना है, 1 या 2 दिन का वेट करना है मेरे पास आने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे ना यहां पर कॉल करते हैं और सीधा मेरे पास आ जाते हैं कि सर आपकी टीम हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही, गलत है ये चीज, ऐसा मत कीजिएगा। चलिए वीडियो रोक के पढ़िए तो प्लीज, क्या कहता है अगले पेज तक जाइए। चलिए क्या कहता है ये, सर IGST is a component, IGST is a component under GST law which is levied on the goods being imported into India from other country, right? It has been subsumed various custom duties including countervailing duties and special additional duty of custom. सर जीएसटी आने के बाद, जीएसटी की क्लास में भी पढ़ाता हूं, जीएसटी आने पर कुछ स्टेट टैक्स और एज वेल एज कुछ सेंट्रल टैक्स उसके अंदर मर्ज हो गए, सबसम्ड हो गए, जिसमें से 2 कस्टम ड्यूटी हट गई, सीवीडी 3(1) और सीवीडी 3(5). 3(1) एक्साइज ड्यूटी के कारण लगती थी और 3(5) वैट के कारण लगता था। इन द जीएसटी रेजिम IGST will be levied on import by virtue of subsection 7 of section 3 of custom tariff act, 3(7) of the custom tariff act अभी बताया। IGST जहां भी एप्लीकेबल होगा, कब होगा, अगर वो कार्गो इंडिया में ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, अब ये बातें जो है अब उतनी रेलिवेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो 2020-21 चल रहा है। अब जो भी कार्गो होंगे वो तो आएंगे, अभी आ रहे हैं और जीएसटी तो लगेगा ही। ये उस समय का एक ट्रांजिशनल फेज था कि कार्गो बिल ऑफ कार्गो 2017
1 जुलाई 2017 और उसके बाद आया है, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी, कार्गो पहले आ गया, बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी, वेयर हाउस में गुड्स है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल की जब 1 जुलाई 2017 और उसके बाद, तो क्या होगा सर? हर केस में आपको आईजीएसटी लगेगा। मान लो आपने पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल करके वेयर हाउस में गुड्स को रख दिया, उसके बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया, अब तुम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो तुमको आईजीएसटी लगेगा। तुमने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दी, उसके बाद 1 जुलाई आ गया, उसके बाद जहाज आया, तुम्हारा कार्गो आया, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो वही सब बात यहां लिखी हुई है। इट मे बी नोटेड दैट आईजीएसटी वुड आल्सो बी लेविड ऑन अ कार्गो व्हिच हैज अराइव्ड प्रायर टू दिस बट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड आफ्टर टू दिस, और एक्स बिल ऑफ एंट्री, यानी वेयर हाउस में आप निकाल रहे हो 1 जुलाई के बाद। ऐसे ही कार्गो बाद में आया लेकिन तुमने एडवांस बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर दी थी, तो तुमको आईजीएसटी फिर भी देना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, 1 जुलाई 2017 और उसके बाद आईजीएसटी लगेगा ही लगेगा, चाहे आप बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल कर दिए हो, वेयर हाउस में गुड्स पहले ले गए हो। 1 जुलाई 2017 और उसके बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस। सर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, लगेगा। गुड्स जो इंपोर्ट हुआ है यानी अनलोडिंग जो हुआ है वो बाद में हुआ है, बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर दी थी, तब भी लगेगा। ये ध्यान रखना है। तो ये 3 बुलेट्स हिस्टोरिकल बुलेट्स हैं। पहले क्या होता था, उस समय क्या हुआ था जब जीएसटी आया था। सर, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल्स फॉर द पर्पस ऑफ लेवी आईजीएसटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हमें सबसेक्शन 8 और 8A भी पढ़ना है आगे। सर 3.7 बोलता है कि आपको आईजीएसटी देना है और उसके लिए वैल्यू क्या लेनी है, उसके लिए हमें 3.8 और 3.8A पढ़ना होगा। ऐसे ही 3.9 है किसके लिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए, और इसके लिए वैल्यू कहां मिलती है हमें, 310 और 310A के अंदर। लेकिन जो बात 3.8 में लिखी हुई है वही बात 310 में लिखी हुई है, जो बात 3.8 में लिखी हुई है वही बात 310A में लिखी हुई है। 8A वाली बात 10A में और 8 वाली बात 10 में। यानी जीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए जो लेवी है, वैल्यू है, वो सब इक्वल है, खाली सेक्शन सबसेक्शन का रेफरेंस अलग अलग है। The value of imported article for the purpose of levy of IGST shall be the assessable value plus basic custom duty levied under the act and any other sum chargeable on the goods under any law for the time being in force, in addition to or in the same manner as the duty of customs. This would include social welfare surcharge as well as anti-dumping duty and safeguard duties. Sir, ऐसे मानिए कि सबसे लास्ट में आईजीएसटी ऐड करेंगे एंड जीएसटी सेस ऐड करेंगे। आपके फॉर्मेट में कस्टम का जो फॉर्मेट है, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कस्टम ड्यूटी का फॉर्मेट में सबसे लास्ट में ऐड होगा आईजीएसटी और जीएसटी सेस। तो उसके पहले तो आपका एसेसेबल वैल्यू भी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी है, social welfare surcharge, then different kind of duties like anti-dumping duty, safeguard duty, protective duty, CVD on subsidized article, सारा जोड़ के जो टोटल आएगा ना उस पर लगाना है आपको लास्ट में क्या, IGST और GST सेस। सर any article which is imported into India shall in addition be liable to integrated tax at such rate not exceeding 40%। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में ही, जीएसटी की क्लास में। पढ़े नहीं है तो आगे पढ़ लेना। जीएसटी की क्लास में पहले वॉल्यूम के लास्ट चैप्टर के अंदर सेक्शन 5 है, पूरा वहां पे डिटेल्ड। और आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% ही है, सीजीएसटी एसजीएसटी का मैक्सिमम रेट 20% है और आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट 40% है। आज के दिन इकोनॉमी में 28% है प्रैक्टिकली, लेकिन एक्ट के अंदर 40% तक का प्रोविजन बना हुआ है। सर in addition to the IGST on a like article or its supply in India on the value of the imported article as determined under subsection 8 or 8A। सर क्या कहता है,
आर्टिकल पर हम आईजीएसटी रेट कितना लेंगे? ये आईजीएसटी रेट के लिए बोल रहा है। क्या रेट लगाएंगे? जो आर्टिकल, जो गुड्स इंडिया में आया है, वही गुड्स अगर इंडिया में बनता बिकता तो कितना रेट लगता? अरे सर, अच्छा लैपटॉप आया है, लैपटॉप अगर इंडिया में बनता बिकता तो 18% का आईजीएसटी है, लगा उस पर भी आईजीएसटी, कितना? 18%। लेकिन हाँ, वैल्यू के लिए हम लोग जीएसटी की क्लास में सेक्शन 15 में नहीं जाएंगे। जीएसटी की क्लास में सेक्शन 15 है वैल्यू के लिए। हम वैल्यू के लिए सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 15 या सिमिलर टू दैट आईजीएसटी एक्ट में नहीं जाएंगे। वैल्यूएशन के लिए मैंने अभी अभी ऊपर बोला, वैल्यू कस्टम वाली रहेगी, 38 और 38A वाली। बोला सर दो वैल्यू क्यों? एक में डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए गुड्स जा रहा है और एक में वेयर हाउस के थ्रू जा रहा है। बोला सर क्या फर्क पड़ेगा वेयर हाउस में? फर्क पड़ेगा। 8A इंटरेस्टिंग है, 8A इंटरेस्टिंग है। तो सर फाइनली हमें आईजीएसटी जो पे करना है, वाई? बिकॉज इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। इंपोर्ट्स आर इंटर स्टेट सप्लाई। ये कौन कहता है? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। कहां पढ़ते हैं इसको हम लोग? जीएसटी के वॉल्यूम 3 में प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में। सर क्या तो आप जीएसटी पढ़ के कस्टम में आए हैं, कस्टम पढ़ के जीएसटी में जाएंगे, और या पैरेलल पढ़ रहे होंगे, व्हाटएवर। रेफरेंस तो मैं दे दूं आपको। सर इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी लगेगा वाई? ऑल इंपोर्ट्स आर इंटर स्टेट सप्लाई। ये कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई तो इस पर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी की जो लेवी है, आईजीएसटी की जो कलेक्शन है इंपोर्ट वाली, ऑन इंपोर्ट, वो कस्टम के अंदर होती है। ठीक, इसकी लेवी के लिए कौन बोलता है? 37 ऑफ द सीटीए एक्ट। इसकी जो वैल्यू है वो कहां मिलेगी हमें? 38 में और 38A में। किसके? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के वैल्यूएशन का रूल दे रखा है 38 में और 38A में, जिस वैल्यू पर हमें क्या देना है? आईजीएसटी। 37 बोलता है आईजीएसटी देना होगा। कितना देना है सर? मैक्सिमम 40%। वैसे कितना देंगे सर? जितना लोकल एक्ट में, यानी इंडिया में अगर वो गुड्स बनता बिकता तो कितना आईजीएसटी लगता, वही गुड्स अगर बाहर से, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो वही आईजीएसटी आप दे दो। पुराने टैक्सेस सर सीवीडी 31, सीवीडी 31, सीवीडी 35 क्लोज। अब उसी की जगह क्या है? 37 एंड 39। 37 इंटीग्रेटेड जीएसटी, 39 जीएसटी कंपनसेशन सेस। इतनी बात काफी है। और सर ये जो जीएसटी की वैल्यूएशन करेंगे हम लोग 38 में, उसी के अंदर लिखा हुआ है कि वो द वैल्यू में क्या क्या आएगा। तो एसेसेबल वैल्यू सेक्शन 14 की, प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, प्लस अदर ड्यूटीज लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी का, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सबको जोड़ के इंक्लूडिंग योर एसेसेबल वैल्यू, इंपोर्ट वैल्यू, सबको जोड़ के जो टोटल आएगा उस पर आपको क्या लगा देना है? जीएसटी, आईजीएसटी, जिसका क्रेडिट भी मिलता है, जिसका आईटीसी और क्रेडिट भी मिलता है। लिखिए इसको।
चलिए नीचे चलते हैं। सेम बात किसके लिए लिखी हुई है? जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, थोड़ा और मैं बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे सर जैसे आप ये सेस पढ़ रहे हैं, आप मेरे से कौन से, आप मुझसे क्या पढ़ रहे हैं? आईजीएसटी लगता है, जीएसटी सेस लगता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्थ सेस का भी कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली तुम कस्टम की कोई न्यूज सुनोगे तो उसमें हेल्थ सेस का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक, हेल्थ सेस में भी रिसेंटली अमेंडमेंट्स भी आई है हेल्थ सेस में। उसके अलावा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये सब सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। बोले सर आपने टाइप ऑफ ड्यूटीज तो पढ़ा दी, हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हमारे क्लाइंट की कुछ बिल ऑफ एंट्री में ये सेस लगे हुए थे, हेल्थ सेस, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। नहीं है सिलेबस में तो कैसे पढ़ाएं? सर कस्टम ड्यूटी के अंदर ये जो हम लोग बात करते हैं टोटल कस्टम ड्यूटीज के अंदर क्या सिर्फ ओनली जीएसटी सेस है? नहीं, कस्टम ड्यूटी के अंदर और भी सेस हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेस और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। नहीं है सिलेबस में, नहीं पढ़ेंगे। ठीक सर, अगर और सेस नहीं होते तो मैं एक पुराना लैंग्वेज दिखाऊं आपको यहाँ पे, आपको लगता है सिर्फ जीएसटी सेस ही होता, तो फिर देखिए यहाँ क्यों लिखता एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज, SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज के नोट्स में क्यों लिखता एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस एंड सेसेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेस। यानी जीएसटी सेस को हटा दो, दूसरे सेस जो होंगे उसको तुम जोड़ के सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाओगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे सेस होते हैं ना। ठीक, उसके बाद न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, अगर कहीं पे ऑफिस में काम करोगे, क्लाइंट पे काम करोगे तो सेस दिखेंगे, फिर आप तुम घबराओगे कि तुमने पढ़ा नहीं, सर ने कम पढ़ा दिया जल्दी जल्दी में, सिलेबस में नहीं था तो कैसे पढ़ाते? सर कोई भी चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो चलेगी। तो ये लिख लो आप, हेल्थ सेस भी लगते हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लगते हैं, रिसेंटली हेल्थ सेस में अमेंडमेंट भी है। ठीक, लेकिन जरूरत के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत होगी, कोई सेस को अगर इंस्टीट्यूट अडॉप्ट करेगी एग्जाम्स के लिए तो जरूर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक, यहां पर ईसी का रेफरेंस था, अब जरूरत नहीं है ईसी वर्ड की। यहां पर एक ईसी का रेफरेंस आ रहा था पेज नंबर 3 में, हटा दिया। वैसे यहां पर भी ना पुराने रेफरेंस आ रहा है, यहां पे इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जीएसटी कंपनसेशन सेस सबसेक्शन 9 लेवी करता है, देना होगा, और किस वैल्यू पर देना होगा उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? सबसेक्शन 10 एंड 10A। यही बात हुई, लेकिन बराबर लिखा हुआ है, अंडर द जीएसटी रिजम द कंपनसेशन सेस विल बी चार्ज्ड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स लाइक हाई एंड कार्स, demerit commodities like pan masala, tobacco, aerated drinks for a period of 5 years in order to compensate state for loss of revenue। सिमिलर बात मैं जीएसटी में भी बताता हूं। जीएसटी की शुरू की जो 4-5 इंट्रोडक्शन की क्लास है, सर आप बच्चों को तो मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कस्टम में शुरू में कि अगर आप पहले कस्टम देख रहे हो तो देखो, कोई बात नहीं, पहले कस्टम को ही फिनिश कर लो, लेकिन शुरू की 10 क्लास जीएसटी की जाके देख लो। ठीक, आप मेरे यहाँ दोनों चीजों के लिए रजिस्टर्ड हैं, कस्टम और जीएसटी। आप पहले कस्टम स्टार्ट किए हो, कर लो, लेकिन पैरेलली 10 क्लास जीएसटी की, शुरू की 10 क्लास, 10 भी नहीं, शुरू की 13 या 14 क्लास, शुरू की 13 या 14 क्लास जीएसटी की प्लीज देख लो आप। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नहीं स्टार्ट किए हो जीएसटी तो सर जीएसटी कंपनसेशन सेस वेयर एप्लीकेबल वुड बी लेविड ऑन अ कार्गो। ये वही बात रिपीट हो रही है कि कार्गो पहुंचा, बिल ऑफ एंट्री पहुंची, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अब ध्यान में रखना है। लेकिन अच्छा, सेम चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी कि हम वैल्यू क्या लेंगे जिस पर हम लोग ये सेस लगाएंगे, तो सर वही ट्रांजैक्शन वैल्यू
के अंदर सारी तरह की ड्यूटीज जोड़ देना, सारी तरह की ड्यूटीज इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, जो टोटल आएगा सर, जो टोटल आएगा उस पर आप लगाएंगे क्या, बेस सेम रहेगा। ध्यान रखना, सेम बेस है जिस पर लगता है क्या, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस। बेस सेम है, डेफिनेशन सेम है, वैल्यू भी सेम है। आपको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी लेकिन कब मिलता है, जब आप आगे इंपोर्टर, सर आईटीसी कैन बी अवेल्ड, लेकिन कब, जब इंपोर्टर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और आगे कौन सी सप्लाई कर रहा है, वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। ठीक, द क्रेडिट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस पेड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ जीएसटी सेस लायबिलिटी। सर दोनों का आईटीसी मिलेगा, लेकिन सेस का सेट ऑफ सिर्फ सेस से ही होगा, जबकि आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एनी टैक्सेस। बोला सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, तभी तो बोल रहा हूं फर्स्ट, तभी क्या बोल रहा हूं आपसे, फर्स्ट 13 to 14 जीएसटी लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो देखो। सर हमने तो आपसे सिर्फ कस्टम की क्लास ली है, जीएसटी की क्लास के लिए हम रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फिर बेटा यूट्यूब पे हैं सारी क्लासेस, यूट्यूब पे जीएसटी के फर्स्ट 14 लेक्चर्स डायरेक्ट रखे हुए हैं यूट्यूब पे। आप जून 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के महीने के अपलोड देखोगे तो आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर। जून 2020 से अगस्त 2020 तक के अगर अपलोड्स में जाके देखोगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, थंबनेल भी बना हुआ है। और अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो लिंक भी एक लाइन से मिल जाएंगे आपको। क्या कहता है, इन केस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स are liable to anti-dumping duty, safeguard duty, calculation of anti-dumping duty, safeguard duty would also be as per the respective notification issued for levy of such duty. It is also clarified that value includes sir those duties, and ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जीएसटी आने के बाद। सर जीएसटी आने के बाद का सबसे ये मेजर डिफरेंस है कि जब हम आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस लगाते हैं तो आपकी वैल्यू के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी यानी कस्टम की सभी ड्यूटीज आएंगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो सीवीडी 31, सीवीडी 35 लगता था, जो भी मैंने बताया, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी के पहले लगता था। वही चीज यहां लिखी हुई है, द इंक्लूजन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी इन द वैल्यू फॉर लेवी ऑफ आईजीएसटी एंड सेस इज एन इंपॉर्टेंट चेंज। These were not hitherto included in the value for levy of additional duty of customs or special duties. ये 35 है और ये 31 है। सर जीएसटी आने से पहले जो 3135 लगता था उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी नहीं होती थी, लेकिन अब जो हम आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस लगाते हैं वो सबसे लास्ट में लगाते हैं, उसके पहले हम लोग एंटी डंपिंग और सेफगार्ड ड्यूटी जोड़ देते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखना। ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया सेम बेस होता है, आईजीएसटी को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर कंप्यूटिंग द जीएसटी सेस। अभी अभी मैंने बोला है सेम बेस रहेगा। अभी अभी शायद मैंने बोला है अगर आप 10 लाख रुपए पर आईजीएसटी लगाते हो तो उसी 10 लाख रुपए पर क्या लगेगा, जीएसटी सेस लगेगा। जीएसटी सेस के लिए 10 लाख में आईजीएसटी को नहीं ऐड करना है, बेस सेम रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखिएगा। एंड अगेन वैल्यूएशन के लिए हम सबसेक्शन 10 देखेंगे और 10A जो ऑलमोस्ट इक्वल टू है किसके, 8A एंड 8 के। एनी आर्टिकल्स विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी, कोई भी आर्टिकल इंडिया आता है तो उसको बाकी ड्यूटीज के अलावा सेस भी देना पड़ेगा। किस रेट से, वही बात, उस आर्टिकल का इंडिया में अगर सेल होता है, सप्लाई होता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, तो क्या लगता है सेस, कितना लगता है, वही सेस लग जाएगा। सर कुछ जगह तो मालूम है क्या रेट है, 28% जीएसटी और 12% सेस इक्वल टू 40% टैक्स।
एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से जो हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उस पर गवर्नमेंट का रेट कितना है? 28% जीएसटी प्लस 12% सेस, 40% टैक्स। और ये सेस टैक्स पे नहीं होता है, ये दोनों वैल्यू पे होता है, इसीलिए 28 और 12 कितना हो जाता है? 40। सर जो इनकम टैक्स का सेस है वो टैक्स पे लगता है। इनकम टैक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे 4% लेते हैं वो टैक्स का लेते हैं, लेकिन यहां जो जीएसटी का सेस है वैल्यू पर जीएसटी है, वैल्यू पर सेस है, ये हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्ट टैक्स में जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% वो टैक्स के ऊपर है और टैक्स इनकम के ऊपर है, लेकिन जो जीएसटी के अंदर सेस है या जो जीएसटी का टैक्स है वो दोनों वैल्यू के ऊपर है, इसीलिए आप दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ये भी चीज मैंने शुरू के जीएसटी की क्लास में समझा रखा है सब डिट्टो, सब कुछ जीएसटी कंपनसेशन सेस, आईटीसी सेट ऑफ, सब कुछ उस 13-14 क्लास में बता रखा है। सर वी हैव स्टार्टेड कस्टम, वी आर येट टू स्टार्ट आवर जीएसटी क्लासेस, होल्ड इट। आप यहीं पे क्लास को रोक दो और पहले जाके 14 से 15 जीएसटी की क्लास को अटेम्प्ट करो, सारा कॉन्सेप्ट खुल जाएगा आपका, क्रेडिट से रिलेटेड और इस वैल्यूएशन से रिलेटेड, दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत जो रेफर कर रहा हूं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये फॉर्मेट है आपका, और एक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। सर ध्यान रखिएगा, इंटर फाइनल पे फोकस नहीं करना है। मेरे कस्टम की बुक में सीएमए इंटर का रेफरेंस भी है, सीएमए फाइनल का रेफरेंस भी है और सीए फाइनल का भी रेफरेंस है। कॉन्सेप्ट अगर कॉमन है तो उसके क्वेश्चन कहीं भी पूछे हो, मैंने अपनी बुक को अपडेट कर रखा है, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले इसके लिए। आप ऐसे नहीं घबराना है कि हम फाइनल के हैं तो इंटर का क्यों पढ़े और इंटर के हैं तो फाइनल का क्यों पढ़े। कोई क्वेश्चन, मान लो आप इंटर के स्टूडेंट्स और बोलते हैं सर क्वेश्चन में फाइनल का रेफरेंस आ रहा है क्यों पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टम के कोई कॉन्सेप्ट अगर कॉमन है तो लेवल भी कॉमन है और क्वेश्चन भी कॉमन है, घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजों को ध्यान, नेगेटिव नहीं लेना। सर ये फॉर्मेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फॉर्मेट में एंटी डंपिंग ड्यूटी कहां एडजस्ट होगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी कहां एडजस्ट होगा, राइट, सेफगार्ड ड्यूटी लग रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, उसको कहां दिखाओगे, कहां एडजस्ट करोगे, तो वो आप सोच के रखना। वीडियो को रोको, एनालाइज करो। नीचे का ये तो सेल्फ रीडिंग है, सारा अभी पढ़ा दिया। जीएसटी कंपनसेशन सेस पे अगर कस्टम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो यस पूछ सकता है, जीएसटी की क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। कस्टम का पार्ट अलग से आता है एग्जाम में, और वहां जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में कुछ पूछा तो जीएसटी क्लास से आंसर नहीं देना है, ये वाला आंसर देना है आपको, ठीक, ये वाला आंसर देना है। वैल्यू के बारे में भी लिखना है आपको, ठीक, क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में भी लिखना है, कार्गो 1 जुलाई के बारे में भी लिखना है। और सर बेसिक बात तो स्टार्ट करनी है आपको। तो ये तो सेल्फ रीडिंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा हम कस्टम की क्लास में हैं और क्या जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ, तो इसका आंसर देने के लिए जीएसटी की क्लास में नहीं जाना है, ये जो आंसर नीचे दे रखा है यही देना है। एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि जीएसटी कंपनसेशन सेस कहां पूछा है, कस्टम के अंदर पूछा है या जीएसटी के अंदर पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना। कस्टम के अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। इस फॉर्मेट को एनालाइज करके बताइए कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में सेफगार्ड ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो मैं उसको कहां दिखाऊं, और अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, आया तो कहां दिखाऊं। पेज नंबर 4 पे है, वीडियो रोके। चलिए सर, आप लोगों ने क्या गैस वर्क किया,
सर ये फॉर्मेट तो ऑलरेडी हम लोग इस पे एनालिसिस कर चुके हैं वेयरहाउसिंग चैप्टर में, राइट। और ऐसे भी नॉर्मली बहुत बार इस फॉर्मेट को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एसेसेबल वैल्यू, चाहे वो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू हो या टैरिफ वैल्यू हो। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% पर बनाएंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। उसके ठीक बाद हम लोग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फुल फॉर्म लीजिएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ड्यूटी पर 10% लगाइएगा। सर इस वैल्यू पर जो 10% क्वेश्चन साइलेंट रहे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो अमाउंट आएगा उस पर आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाना है। ठीक, आपको अब टोटल करना है। इस टोटल में ये पहला नंबर वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये भी आएगा। उस टोटल पर जीएसटी लगेगी, यानी जीएसटी लेवी करते समय आप सब कुछ ऐड करेंगे इंक्लूडिंग जो ओरिजिनली इंपोर्ट वैल्यू है वो भी। और उसके बाद आप आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाएंगे, दोनों का बेस सेम रहेगा। ये आएगा टोटल इंपोर्टेड वैल्यू जो इंडिया में आपको मानी जाएगी। ये टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, और इसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी है पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 2 बेसिक कस्टम ड्यूटी, 3 सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 3 और 4 की जगह, 3 और 4 की जगह सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 6 आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जीएसटी कंपनसेशन से 7। अब मैंने आपको बोला कि अगर क्वेश्चन में एंटी डंपिंग ड्यूटी होती या सेफगार्ड ड्यूटी होती तो कहां आप ऐड करते, 8B वाली ड्यूटी, सेक्शन 9 वाली ड्यूटी, सेक्शन 9A वाली ड्यूटी, जो हम लोग को अभी पढ़ना है, राइट। जो अभी हम लोगों को पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या रहता है, सेफगार्ड ड्यूटी 8B वाली, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल सेक्शन 9 वाली, और या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी 9A वाली, तो आप उसको कहां ऐड करते। सर इस 5 नंबर से पहले, ताकि हम उस पर क्या लगा सकते, जीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस, अभी अभी पढ़े। और इसको आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज के बाद लिखते। क्यों सर, क्योंकि सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन पर नहीं लगता है, राइट। ये ध्यान रखना है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अगर प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती तो आप उसको यहां लिखते, जो ठीक अभी हमें अगले पेज पे पढ़ना है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। हालांकि कहीं भी किसी बुक में क्लैरिटी नहीं है। सर प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज इक्विवेलेंट, प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो लगती है सेक्शन कौन सी वाली, 6 वाली, दैट इज इक्विवेलेंट और सिमिलर टू बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऐसे समझो। और हम उस पर लगाएंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, क्योंकि मना नहीं है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज का अगर हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किस पे नहीं लगेगा। तो सर ये सेस पे नहीं लगेगा, जीएसटी सेस पे, आईजीएसटी पे नहीं लगेगा, प्लस जो हम सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी देते हैं उस पे नहीं लगेगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी के लिए दे आर साइलेंट, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे हम लगाएंगे क्योंकि ये ड्यूटी का पार्ट है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है हर तरह की ड्यूटी, टैक्सेस एंड सेस पे लगेगा, कुछ को छोड़ के, तो कुछ को हटा दो। उसके हिसाब से जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी हमें पढ़ना है अब अगली पेज पे, सेक्शन 6 वाली, उसको तो हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज के ऊपर रखेंगे। और जो बाकी ड्यूटीज हैं, एंटी डंपिंग, सेफगार्ड, उसको हम लोग बाद में रखेंगे सोशल वेलफेयर के, ठीक। एंड सबको टोटल करने के बाद आईजीएसटी एंड जीएसटी से ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए आप फटाफट लेफ्ट साइड में। सोशल वेलफेयर सरचार्ज के पहले मैंने रखा है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, उसके बाद रखा है बाकी ड्यूटीज कस्टम वाली, सबका टोटल करेंगे और उसके बाद जीएसटी ऑटोमेटिक लग जाएगा। सर प्रैक्टिस के लिए अगर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बोलूं कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी, ठीक, कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, कब, जब ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 14 वाली, 14(1) वाली कितनी हो, 10 लाख। बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट आपका मैं बोलूं 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, सेफगार्ड ड्यूटी
10% ऑफ, ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगी सेफगार्ड ड्यूटी, बेस दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। सेफगार्ड ड्यूटी बोला 30% लगेगी, तो ऑब्वियसली किस पर लगाएंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाएंगे, या अमाउंट वगैरह कुछ भी दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहे या अमाउंट दिया रहे, परसेंटेज होगा तो बेस दिया रहेगा, नहीं दिया रहे तो किस पे लगा देना, सेफगार्ड ड्यूटी पे। IGST 18% एंड GST सेस 1%। अगर क्वेश्चन में ये डेटा दिया रहे तो आपको बताना है टोटल इंपोर्ट कॉस्ट, फाइनल आंसर, टोटल इंपोर्टेड कॉस्ट एज वेल एज टोटल कस्टम ड्यूटीज। अब आपको फ्लो भी पता चल जाएगा इसमें और प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार फिर से। सर जब हम लोग वेयरहाउस चैप्टर में थे तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं थी, अब मान लो क्वेश्चन में सेफगार्ड ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, तो उसका प्रेजेंटेशन एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। और इसमें रुपी वैल्यू दे रखी है। सर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू रुपी वैल्यू ना दे के डॉलर वाली वैल्यू होती, उसके अलावा उसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करते वैल्यूएशन रूल्स को देख के, वो वाले क्वेश्चन हम लोग अगले वो वाले क्वेश्चन हम लोग अगले चैप्टर में कर लेंगे। एक चैप्टर हमारे पास और है अभी ड्यूटीज, वहां भी सीखेंगे हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। मेनली वहां टारगेट रहेगा कैसे वैल्यू निकालते हैं, ड्यूटी तो ऐड करना यहीं सीख लेंगे। तो एक बार आप कोशिश कीजिए यहां पर 2-3 मिनट वीडियो को रोक के किस तरीके से बनाएंगे। अगर इंपोर्टेड वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी दे रखी है सेक्शन 14 की, कस्टम में 10 लाख रुपए, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, सेफगार्ड ड्यूटी 10% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, IGST सेस 1%। अगर ये सब दे रखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को रोक दें, बनाने के बाद वीडियो रिज्यूम करें। चलिए देखते हैं क्या आपने बनाया। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज इंक्लूडिंग GST। पहला ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 14(1) कितना दे रखा है, 10 लाख। एड बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% ऑफ 10 लाख, अमाउंट रुपी। इनर कॉलम में लिखना चाहते हो तो इनर कॉलम में लिख लो, बेटर होगा इनर कॉलम में ही लिखो। सर 10 लाख की वैल्यू बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि अभी इसमें मुझे सोशल वेलफेयर सरचार्ज जोड़ना है और वो भी 10% है। ये 10% ड्यूटी पे लगता है, 10,000, 1,10,000। अब आप इसमें ऐड क्या करेंगे, सर जिस ऑर्डर में दिया हुआ है आप उसी ऑर्डर में जा रहे हैं। हाँ एक्चुअली ऑर्डर ही यही है, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी और उस पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। जब सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाते हैं तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेफगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगता है, इसीलिए इसको पहले दिखाना जरूरी है। अब हमें ऐड करना होगा क्या, सेफगार्ड ड्यूटी, जो कि अगेन कितना है, 10% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। डायरेक्ट कॉलम 1 लाख। अब इन सब का टोटल करेंगे, टोटल वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग IGST एंड GST सेस, ये टोटल करना जरूरी है, जो आएगा कितना, 12,10,000। लिखिए यहां तक, प्लीज यहां तक लिखें। अब इसमें मैं ऐड करूंगा क्या,
IGST जो बोल रहा है 18% आपको ऐड करना है। 12,10,000। ध्यान रखिएगा ये जो 10 लाख की फिगर है ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये भी आएगी इसके अंदर। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर आपने क्या लगाया? बेसिक कस्टम ड्यूटी। ट्रांजैक्शन वैल्यू पर क्या लगाया आपने? सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी जब लगाएंगे तो वो सीधा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगेगी। और इधर जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, ये अभी अभी पढ़े, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपका IGST पे नहीं लगता, सेफगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगता, इसलिए इसको पहले दिखाना जरूरी है। 18% और GST कंपनसेशन सेस कितना? 1%। सेम बेस लेंगे 12,10,000। टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हो गया इंपोर्टेड गुड्स का। ठीक, उसके बाद इसी के अंदर आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, क्या? टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। टोटल कस्टम ड्यूटी में आपने क्या क्या पे करना है जी? बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सेफगार्ड ड्यूटी, IGST, GST सेस। ये हो गया टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। एक और क्वेश्चन पूछता है, टैक्सेस एलिजिबल फॉर ITC, टैक्सेस एलिजिबल फॉर ITC अंडर GST। उसमें आप क्या क्या लिख देंगे? IGST एंड GST सेस। और एक नोट बैठा देंगे एग्जाम में, रेस्ट्रिक्शन का किसका? GST। जो GST सेस है उसका क्रेडिट सिर्फ GST की लायबिलिटी से यूज होगा, और जो IGST का क्रेडिट है वो IGST, CGST, UTGST, SGST किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। एक नोट उसका बैठा देंगे, सिंपल रखना है। देख लेते हैं कितना कितना आंसर आया। 12,10,000 इंटू 18%। $14,39,900। सर बेसिक कस्टम ड्यूटी 1 लाख थी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10,000 था, सेफगार्ड ड्यूटी 1 लाख थी, IGST 2,17,800, सेस 12,100। अब इसका टोटल देख लेते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है, कितना? 439,900। अब इसमें से मुझे क्रेडिट मिल जाएगा किसका? 217,800 का, 12,100 का। कब? जब इंपोर्टर के पास क्या हो? GSTIN नंबर हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। बट रेस्ट्रिक्शंस जरूर एग्जाम में लिख देना, कौन सा क्रेडिट किसके साथ सेट ऑफ होगा। राइट बच्चा लोग? सर यही आपका मेन आंसर है। अगर एग्जाम का क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह का, हल्का सा एक क्वेश्चन है, कोई वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है, वैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डॉलर किस एक्सचेंज रेट से वैल्यू में कन्वर्ट होगा, वो सब मैंने इसमें नहीं मिलाया। मान के चलो इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर हुआ तो यही इसका आंसर है। इसमें सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। क्या एक हम लोग पढ़े क्लास में, क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज IGST GST सेस पे नहीं लगता? नहीं लगा, नीचे है वो। सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेफगार्ड ड्यूटी पे भी नहीं लगता, नहीं लगा, नीचे है वो। ऊपर आपने सोशल वेलफेयर सरचार्ज लिखा है। ठीक, और फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या IGST और GST के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं, जिस वैल्यू पर ये लगता है उस वैल्यू के अंदर हर तरह की ड्यूटीज होंगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज होगा, सेफगार्ड ड्यूटी भी होगी। तो आप देखिए हर चीज ऊपर में आपकी ऐड हो रही है, किसके अंदर? 12,10,000 के अंदर। तो जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा उसको आपको मैपिंग करनी है अपने दिमाग में। रेट मैंने अपने मन से दिया है। एग्जाम में हो सकता है लिखा रहे GST को इग्नोर करो, हो सकता है BCD का रेट कुछ और हो,
सर नहीं दिया हुआ हो तो स्टैंडर्ड यही है आपको कि आप बीसीडी 10% पे बनाना, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को 10% पे बनाना, जीएसटी इग्नोर कर देना या 18% एज्यूम करके बना देना। सर ध्यान रखना है आपको, इस तरीके का फ्लो लेके जाना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हो सकता है आपका एग्जाम में 3-4 मार्क्स इसी से फंस जाए, ठीक। बट हाँ, अगर इनवॉइस प्राइस डॉलर की है तो उसको किस एक्सचेंज रेट से हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, रुपी वैल्यू में, वो सीखना है हमें आगे। थोड़ा बहुत वेयरहाउस चैप्टर में बताया था, आगे सीख लेंगे। प्लस रेट्स 2-3 दिए हुए हों, कस्टम ड्यूटी के रेट्स, ड्यूटी रेट्स जो है वो 2-3 दिए हुए हों, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का, डेट ऑफ एंट्री अनवॉर्ड का, अलग अलग रेट दे रखा हो कस्टम ड्यूटी का तो कौन सा लेंगे, एक्सचेंज रेट अलग अलग दिया हो तो कौन सा लेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने वेयरहाउसिंग चैप्टर में दिया था, इस चैप्टर में भी आगे जाएंगे तो मिलेगा आइडिया, ठीक है। लिखिए इसे, वीडियो रोके लिखें इतना जितना सामने दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, वीडियो रोकें, नेक्स्ट, वीडियो रोकें, नेक्स्ट, वीडियो रोकें। तो ये आपका कंप्लीट, राइट। हम लोग अब क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी इस क्लास की अगली क्लास में हम लोग जाएंगे कहां पे, पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स, राइट। और नेक्स्ट क्लास आपकी क्या होगी, लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। आप चाहो तो 1.4 की स्पीड मेंटेन करके मेरी वीडियो देख सकते हो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टाइम की कमी है आपके पास तो। सर अगली क्लास में प्रैक्टिकल अप्रोच है क्या? यस बेटा, अगली क्लास में तो 8-8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेफगार्ड ड्यूटी के, एंटी डंपिंग ड्यूटी के, एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, और उसके अलावा वैल्यूएशन में एक वेयरहाउसिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A का। अगर ये अगली क्लास में नहीं सुनोगे तो वेयरहाउसिंग गुड्स में दिक्कत आ जाएगी। सर अगर गुड्स वेयरहाउस होता है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, गुड्स अगर वेयरहाउस होता है इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, और वेयरहाउस के अंदर गुड्स बिकना शुरू हो जाता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और लास्ट वाला जब जो आदमी खरीदता है अगर उसने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके वेयरहाउस से क्लियरेंस ली, तो जीएसटी जो है, आईजीएसटी एंड जीएसटी से जिस वैल्यू पे निकलेगा उस वैल्यू में जो ऊपर अभी देख रहे थे चेंजेस आ सकते हैं, और वो हम लोग सीखेंगे कहां, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A के अंदर। ये जो अभी आपने वैल्यू ली 12,10,000, सर इसको हमें चेंज करना पड़ सकता है अगर गुड्स वेयरहाउस हुआ है, ये वाला गुड्स, और वेयरहाउस के अंदर डिफरेंट लोगों ने इस गुड्स की परचेज सेल कर ली है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल होने से पहले, तो हमें इस प्राइस को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, दूसरे प्राइस से, आईजीएसटी एंड जीएसटी का सेस कंप्यूट करने के लिए। तो वो एक मेथड आपको सिखाना है, अगली क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है। अगली क्लास में एंटी डंपिंग ड्यूटी सिखानी है, सेफगार्ड ड्यूटी सिखानी है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली, जो एग्जाम में 8 मार्क्स तक भी जा सकता है, ठीक है। 12-12 मार्क्स तक इंस्टीट्यूट जा सकती है, चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन से लेकर 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन तक इंस्टीट्यूट अपनी औकात दिखा देती है। 12 मार्क्स का मतलब वैल्यूएशन के कुछ एस्पेक्ट्स भी मिलाएगी। 12 मार्क्स पे अगर जाती है इंस्टीट्यूट एक सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिकल 12 मार्क्स का, तो जो अगला चैप्टर है वैल्यूएशन चैप्टर, उसके एस्पेक्ट्स भी मिलाएगी। बट ठीक है, धीरे धीरे पहुंचेंगे अगले चैप्टर में भी, ठीक है। बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।